वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो कंस्ट्रक्टर्स इन जावा जो है एक स्पेशल जो है प्लेस रखता है, बिकॉज जब भी हम जावा में इंस्टेंस बनाने का कोशिश करते हैं, मतलब किसी भी क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं, तो हमको कंस्ट्रक्टर्स की जरूरत पड़ती है। बिना कंस्ट्रक्टर के हम लोग इंस्टेंस नहीं बना सकते जावा में। जावा में ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस में फर्क होता है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जैसे सोच लीजिए एक स्टूडेंट करके अपन ने अपना ऑलरेडी क्लास बना हुआ है और स्टूडेंट क्लास का अपन ने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया S1। अब ये जो S1 ऑब्जेक्ट है इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, तो S1 यूज करके हम कोई भी मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम S1 इक्वल टू न्यू करके स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे इस टाइप से, तो S1 को मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे कि S1 इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास स्टूडेंट। तो न्यू करके हम क्या क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, और न्यू के साथ हमको कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज करना नेसेसरी है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड का जो है जरूरत हमको बहुत ज्यादा रहता है जब भी हमको इंस्टेंस क्रिएट करना रहता है। तो कंस्ट्रक्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है जिसका नेम और क्लास नेम एग्जैक्टली सेम होता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टूडेंट इज द क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर भी स्टूडेंट लिखा हुआ है और ब्रैकेट्स लगाया हुआ है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, अगर किसी आइडेंटिफायर के साथ राउंडेड ब्रैकेट्स लगा दिया तो दैट बिकम्स ए फंक्शन या मेथड। सो स्टूडेंट मेथड है और स्टूडेंट नाम से क्लास भी है, तो एग्जैक्टली सेम है। कैपिटल S वाला स्टूडेंट है, इसमें भी कैपिटल S वाला स्टूडेंट है विद राउंडेड ब्रैकेट्स। तो जैसे हम लोग ने सेम नेम से मेथड बना लिया तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। तो कंस्ट्रक्टर जब हम क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर का जो डेफिनेशन होगा उसमें हम, जैसे स्टूडेंट क्लास से हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो उसमें उसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट होगा उसमें हम जो है कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। इसके पहले जैसे वॉइड, यूजुअली हम मेथड्स के पहले वॉइड लिखते हैं, फंक्शन के पहले वॉइड लिखते हैं या इंट लिखते हैं या जो भी डेटा टाइप लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल। एक ही जो है क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होना चाहिए। तो इनपुट पैरामीटर लिस्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, हमने एक और स्टूडेंट बनाया, लेकिन इसमें जो है स्ट्रिंग हमने आर्गुमेंट दिया और पैरामीटर दिया। एक और स्टूडेंट बनाया, इसमें हमने इंटीजर पैरामीटर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट जो मेथड है, बहुत सारे स्टूडेंट मेथड बना रहे हैं हम। स्टूडेंट मेथड बहुत सारे बना रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। एक ही नाम से हम बहुत सारे मेथड्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्योंकि ये मेथड जो है वो कंस्ट्रक्टर है, तो हम उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि इनपुट पैरामीटर लिस्ट जो है वो अलग अलग होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। अब एक्सेस स्पेसिफायर देके हम इसकी एक्सेसिबिलिटी को भी जो है गवर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक्सेस स्पेसिफायर कुछ भी नहीं दिया, तो ये इसका एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएगा डिफॉल्ट। और अगर हमने यहाँ पे दे दिया जैसे पब्लिक, तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर अपने पब्लिक दिया, तो स्टूडेंट का जो एक्सेस हो गया पब्लिक हो गया। हम चाहे तो उसको प्राइवेट भी बना सकते हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके एक्सेस स्पेसिफायर देके भी एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है जब हम इंस्टेंस बनाते हैं तब कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, जो अभी अपन ने देखा। वी कैन एक्सप्लिसिटली कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास यूजिंग दिस मेथड। तो जिस क्लास में अपन हैं अभी प्रेजेंटली हैं, उसी क्लास का अगर मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा दिस ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगा। अब दिस ब्रैकेट्स जो हम लोग यूज करेंगे उसको हमको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ दिस ब्रैकेट्स यूज करने से जो है बिना पैरामीटर के, बिना आर्गुमेंट्स के, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके पैरामीटर्स नहीं होते, जिसमें इनपुट पैरामीटर्स नहीं होते। तो अगर मैं दिस ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं विदाउट एनी इनपुट आर्गुमेंट्स, तो वो
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर दे दिया, जैसे अपन ने कुछ पैरामीटर दे दिया 1 2 3, ठीक, सो ये क्या करेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो दिस का ब्रैकेट्स का यूज करके हम जो है कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर सकते हैं, लेकिन दिस ब्रैकेट्स का यूज कहाँ करना है, जिस क्लास में अपन है उसी क्लास के ही अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तब हम लोग दिस ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं हो सकते, मतलब चाइल्ड क्लास में आपको कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा पेरेंट क्लास का। ये कुछ पॉइंट्स है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। अब हम कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड और थोड़े पॉइंट्स देखते हैं, दैट इज हाउ टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर्स। उसका जो सिंटैक्स है उसको ध्यान में रखना है कि जो क्लास का नाम है उसी क्लास का नाम यूज करके अगर हमने पैरेंथेसिस लगा लिया तो इट बिकम्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें पैरामीटर अगर नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और अगर हमने उसमें पैरामीटर लिस्ट दे दिया है तो बन जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हर क्लास में, जावा में जितने भी क्लासेस बनते हैं, हर क्लास में, चाहे हमने खुद से बनाए हो या इनबिल्ट क्लासेस हो, हर क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली अवेलेबल होता है। जावा कंपाइलर हर क्लास के लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर बनाता है। भले अगर सोच लीजिए हमने अपना क्लास बनाया जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो कंपाइलर हमको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर देगा। क्यों देगा? क्योंकि बिना उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के, बिना कंस्ट्रक्टर हम उस क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते। तो कोई अगर कॉन्क्रीट क्लास है तो उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली मिलेगा ही मिलेगा। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब यूज होगा? जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अगर हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर का है वो यूज नहीं होगा, हमने जो बनाया कंस्ट्रक्टर है वही यूज होगा। ठीक, सो हम अब कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ कोड ऑब्जर्व करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ अ क्लास। सो अपन एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास अपन ने बनाया से हमने क्लास ए नाम से क्लास बनाया। अब इस ए नाम से जो हमने क्लास बनाया है उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर्स में हम एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए 2-3 चीजें और हैं जो हमने अभी पॉइंट्स में डिस्कस नहीं किया, कि इसमें जो डेटा मेंबर्स होते हैं किसी भी क्लास के, तो क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट क्लास बनाते हैं और यहाँ पे से sname करके इसका हम लोग एक डेटा मेंबर बनाते हैं। सो स्टूडेंट क्लास में sname नाम से एक डेटा मेंबर है जो स्ट्रिंग टाइप का है, और इसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का नाम को स्टोर करेंगे। अब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके जैसे मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी बना रहा हूं जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। दिस विल बी द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। ठीक, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इनपुट पैरामीटर कुछ भी नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, sname को नल कर देता हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, जब भी हम जो कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं यूजुअली हम मेन उसका काम क्या रहता है कि एक तो इंस्टेंस बनाने का काम करेगा, दूसरा जो है डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का भी काम करता है। तो हमने डेटा मेंबर को इनिशियलाइज भी कर दिया यहाँ पे, जैसे नल से इनिशियलाइज किया है। ऑल्सो जैसे फाइनल कोई अगर डेटा मेंबर है, जैसे फाइनल हमने रख दिया से इंटीजर RNO, तो रोल नंबर जैसे RNO अपन ने फाइनल करके इसको डिक्लेयर किया। फाइनल मतलब कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया। अब ऑब्जर्व करें, यहाँ पे अपन ने कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर से इसका वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने RNO इक्वल टू जैसे 100 दे दिया। ठीक, सो फाइनल जो डेटा मेंबर्स हैं उनको भी इनिशियलाइज करने के लिए हम जो है कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हमारे 3 काम आएगा, एक इंस्टेंस बनाने का काम करेगा, दूसरा जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम करेगा, मतलब इनिशियल वैल्यू देने का काम करेगा, तीसरा फाइनल डेटा मेंबर्स को भी इनिशियलाइज करने का काम करेगा, उनको इनिशियल वैल्यू मतलब फिक्स करने के लिए एक वैल्यू देने का काम करेगा। अब नेक्स्ट जो है हम एक और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपन ने बना लिया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। और इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम जो
पैरामीटर है एस नेम, उसके वैल्यू को इस डेटा मेंबर में स्टोर कर लेंगे। तो हमने वही किया जो कंस्ट्रक्टर का काम होता है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, वो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। तो हमने डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया विथ विच वैल्यू, विथ दिस वैल्यू। ठीक, साथ में यहाँ पे जो है जैसे RNO के लिए यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, इसमें वेरिएबल RNO माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज करके एरर आ रहा है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, RNO को भी एक वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर दे देता हूँ और RNO को मैं सेट कर देता हूँ विद द इनपुट पैरामीटर RNO। तो हमको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई भी डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर्स का यूज करेंगे। फाइनल मेंबर्स को स्पेशली इनिशियलाइज करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर्स का यूज करना है। ठीक, सो ये हमने दो कंस्ट्रक्टर्स बना दिया। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी ऑब्जर्व कर लिया। एक ही नाम से दो कंस्ट्रक्टर्स बना है लेकिन पैरामीटर लिस्ट अलग अलग है। ठीक, अब इसको यूज कैसे करना है, तो ये हम लोग ये अपना है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब हम इसको यूज करेंगे। तो जब इंस्टेंस बनाना रहता है तो हमको कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। तो अभी जैसे मैंने स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट में एक और मैं मेथड बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मेथड बनाया मैंने F1 करके या शो करके मेथड बना लेते हैं। ठीक, void शो करके अपन एक मेथड बनाते हैं। ये क्या करेगा, जो स्टूडेंट का नेम है उसको डिस्प्ले कर देगा और स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक, शो मेथड है। अब ऑब्जर्व करिए कि हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एक S1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। सो नाउ इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। अब ये इंस्टेंस नहीं है, अब S1 जो है इंस्टेंस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिलता, इंस्टेंस को मेमोरी मिलता है। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस में बेसिक डिफरेंस है, इसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, सो अभी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया S1, उसको कोई मेमोरी नहीं मिलेगा, उसको कोई भी मेमोरी नहीं मिलेगा। अगर हम चाहें, इसको चेक करना चाहते हैं कि इसको मेमोरी मिला नहीं मिला, तो हम लोग S1 डॉट लगा के अगर शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो देखिए क्या आउटपुट मिलता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इसमें एरर दिखाना शुरू कर चुका है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वेरिएबल S1 माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ये एरर ऑलरेडी दिखा रहा है। ठीक है, तो हम रन कर रहे हैं इसको, देखिए एरर आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक, वेरिएबल S1 माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज करके जो एरर है ये हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब S1 में अभी कोई मेमोरी है ही नहीं, S1 को कोई मेमोरी मिला नहीं, और S1 के अंदर जो है ये शो मेथड वगैरह कुछ भी बना नहीं है। ना तो डेटा मेंबर्स बने हैं, ना तो ये मेंबर मेथड जो है वो बने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, S1 को नया इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। S1 के नाम पे एक नया इंस्टेंस हमको क्रिएट करना है। S1 के नाम पे नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इक्वल टू साइन लगा के न्यू करके स्टूडेंट क्लास का हमको कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे, एक पैरामीटर वाला, बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। तो हम दोनों का यूज करके जो है इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू करके हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, उस इंस्टेंस का रेफरेंस नेम है S1। एक और स्टूडेंट, हम लोग जो है दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज करके एक और स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, जैसे S2 करके बना लेते हैं। इसमें हम क्या पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, जैसे student1 उसको पैरामीटर दिया, और दूसरा RNO है जैसे 111 उसका RNO दे देते हैं। ठीक, उसका रोल नंबर 111 दे देते हैं। अब जो है S1 और S2 दोनों इंस्टेंसेस हैं, तो हम इनका हेल्प लेके शो मेथड को कॉल कर सकते हैं, S1 डॉट शो एंड S2 डॉट शो। तो यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेके हम क्या कर रहे हैं, नया इंस्टेंस बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास का। तो कंस्ट्रक्टर का यूटिलिटी जो है यह है कि नया इंस्टेंस बनाने का भी काम करेगा। अब इसको शो मेथड को जब हम कॉल करेंगे
तो s1.show में क्या मिलेगा हमको, sname null है, RNO 100 है, और s2.show में हमको क्या मिलेगा, s1 जो स्टूडेंट नेम है वो student 1 है, उसका RNO जो है वो 111 है। लेट अस सी द आउटपुट। सो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कारण जो है डेटा मेंबर्स जो इनिशियलाइज हुए थे उनका वैल्यूज मिल रहा है, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के कारण जो हमने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया था उसका वैल्यू मिल रहा है। सो ये हो गया कंस्ट्रक्टर्स का जो है एक बेसिक यूसेज, बेसिक कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्टर्स का जो हमने नॉलेज गेन किया है इसको हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हम जब भी काम करेंगे जावा में हमको कंस्ट्रक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं अबाउट गार्बेज कलेक्शन इन जावा। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? गार्बेज कलेक्शन का मतलब है जो मेमोरी स्पेस अभी यूज में नहीं है और उसमें कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब जिस मेमोरी स्पेस का कोई रेफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जब हम न्यू करके कभी भी जब कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो न्यू मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है, न्यू मेमोरी स्पेस रिजर्व होता है। तो ये जो न्यू मेमोरी स्पेस रिजर्व हुआ है उसका नाम है S1, तो इसमें रेफरेंस है। S1 is the reference to the newly allocated memory space. Similarly, S2 is the reference to this newly allocated memory space. तो अगर ये जो रेफरेंस है S1 और S2 अगर इसको हटा दें तो इन मेमोरी स्पेसेस का कोई रेफरेंस नहीं बचेगा। अगर मेमोरी स्पेस का कोई रेफरेंस नहीं है तो ये गार्बेज मेमोरी कहलाएगा या गार्बेज स्पेस कहलाएगा। और गार्बेज कलेक्टर जो होता है जावा में वो ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है कि जितने भी मेमोरी स्पेसेस हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं बचा है उन सबको मेमोरी से फ्री कर देना, जिससे कि दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं उन वो यूज कर सके या दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसकी जगह को यूज कर सके। अब ये जो गार्बेज कलेक्शन होता है ये इम्प्लिसिटली होता है, लेकिन हम चाहें तो इसको एक्सप्लिसिटली भी टेस्ट करके देख सकते हैं। जो हर क्लास में चाहे वो इनबिल्ट हो चाहे हमने बनाया हो, प्रोग्रामर डिफाइंड हो, कस्टमाइज्ड कोई भी क्लास हो या इनबिल्ट क्लास हो, सभी क्लासेस में जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमको एज इट इज मिलता है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमको एज इट इज मिल जाता है, उसी प्रकार से फाइनलाइज करके एक मेथड है जो हमको एज इट इज मिलता है। फाइनलाइज मेथड कौन से क्लास का मेथड है? java.lang.object क्लास का मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास। सो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको हमको याद रखना है कि जावा में हम जितने भी क्लासेस बनाते हैं वो सभी क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास के ही चाइल्ड क्लास होते हैं। तो फाइनलाइज मेथड जो ही ऑब्जेक्ट क्लास में है जो इनहेरिट होके सभी क्लासेस में आ जाता है। और ये फाइनलाइज मेथड कब कॉल होता है? जब कोई मेमोरी स्पेस गार्बेज कलेक्टर फ्री कर रहा है। तो गार्बेज कलेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि जैसे ही किसी भी मेमोरी स्पेस को फ्री करने का टाइम आता है, इससे मतलब रेफरेंस जो है नल हो गया किसी भी मेमोरी स्पेस का, तो वहां पे उस मेमोरी स्पेस को फ्री करने से पहले जिस क्लास का वो इंस्टेंस था उस क्लास का वो फाइनलाइज मेथड को कॉल कर देगा। फाइनलाइज मेथड का जो प्रोटोटाइप है वो क्या है? प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज करके है। ये इसको हमको ओवरराइड करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि फाइनलाइज मेथड को हम कुछ प्रोसेस करने के लिए यूज करें। फाइनलाइज मेथड जनरली हम क्या करते हैं? क्लीनिंग अप प्रोसेसेस के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लास में कोई डेटाबेस कनेक्शंस ओपन किया तो फाइनलाइज में हम उसको क्लोज कर देंगे। क्लास में अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर से अपन ने कोई अगर डिस्क फाइल ओपन किया तो फाइनलाइज मेथड में हम क्या करेंगे? उसी उन डिस्क फाइल्स को क्लोज कर देंगे। तो फाइनलाइज मेथड एक क्लीन अप करने का काम करता है। तो जैसे एग्जांपल तौर पे आप देखें यहाँ पे, जैसे अपन ने अभी स्टूडेंट बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर अपन ने इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस जब बनेगा तो ये देखिए ये मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट का नेम और उसका रोल नंबर, फिर स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्टर है और शो डेटा करके अगर मेथड अपन ने बनाया है तो ये सभी के लिए जगह एलोकेट होगा। क्यों? क्योंकि न्यू करके हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। अब यहाँ पे S1 is the reference to the newly allocated memory space। अब सोचिए बाई चांस अगर हमने S1 को नल कर दिया, S1 को अगर नल कर दिया तो व्हाट विल हैपन? S1 को नल करने से ये जो रेफरेंस S1 का था इसके तरफ वो पॉइंट कर रहा था, वो रेफरेंस खत्म हो गया। देखिए खत्म हो गया। अब ये जो मेमोरी स्पेस है ये एनोनिमस बन चुका है, इसमें कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इसको कोई रेफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ये गार्बेज स्पेस बन चुका है। मेमोरी एलोकेट हुआ था न्यू करके,
वो एग्जिस्ट करेगा, हीप स्पेस में न्यू इससे एलोकेट होता है। अब ये जो एग्जिस्ट कर रहा है इसको रेफरेंस S1 था, अब सोच लीजिए S1 का रेफरेंस चला गया, उसको नल कर दिया अपन ने। जैसे ही नल किया, अब ये स्पेस जो है, जो मेमोरी एलोकेशन हुआ था स्पेस का, इसका जो है कोई रेफरेंस नहीं बचा, अब ये गार्बेज बन चुका है। तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर स्पेस को ऑब्जर्व करते ही इस मेमोरी को फ्री कर देगा। फ्री करने के कारण क्या होगा, अब इसमें कोई भी डेटा जो है वो अनरिलायबल रहेगा। अगर दूसरा कोई आके इसमें मेमोरी से एलोकेशन करता है तो उसको वो मेमोरी स्पेस मिल जाएगा। तो अब हम ऑब्जर्व करके देखते हैं कि ये गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है। और ये जो गार्बेज कलेक्शन होगा इस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को जैसे ही गार्बेज कलेक्टर फ्री करेगा, इसके अंदर में एक फाइनलाइज मेथड अगर है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फाइनलाइज मेथड इस पर्टिकुलर स्पेस का एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कैसे काम करता है। सो अभी अपन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स बना लिए, ठीक, कंस्ट्रक्टर्स बन चुके हैं, शो फंक्शन बनाया अपन ने। इसी का जो है हम क्या करेंगे, फाइनलाइज मेथड बनाएंगे। तो उसका जो प्रोटोटाइप था प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज, उसको हम बनाएंगे ऑब्जर्व करने के लिए कि जब गार्बेज कलेक्शन होता है तो फाइनलाइज मेथड कॉल होता है कि नहीं होता। यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनलाइज कॉल्ड फॉर null या फाइनलाइज कॉल फॉर द अननेम्ड इंस्टेंस। अननेम्ड इंस्टेंस है, उसके लिए फाइनलाइज कॉल हो गया है। ये हम लोग यहाँ पे system.out.println करके हम लोग डिस्प्ले करेंगे। अब देखते हैं फाइनलाइज मेथड कॉल होता है कि नहीं होता। अभी अपन ने क्या किया, स्टूडेंट का इंस्टेंसेस क्रिएट किए, दो स्टूडेंट के इंस्टेंसेस क्रिएट किए, दोनों को अपन ने शो फंक्शन से कॉल किया। ये आउटपुट हमको मिल रहा है, वैसे में भी हम लोग ने अभी जो देखा आउटपुट हमको मिल रहा है। अब सोच लीजिए मैंने S1 को नल कर दिया, तो S1 को जैसे मैं नल करूंगा, अब मैं S1 को यूज करके जो उसके मेंबर्स हैं, जैसे क्या मेंबर्स हैं इसमें, जैसे शो करके एक मेंबर फंक्शन है, अब मैं इसको अगर कॉल करूंगा तो इसमें एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे बता रहा है डीरेफरेंसिंग नल पॉइंटर, तो अगर इसको हम रन करेंगे तो इसमें एरर आएगा। देखिए इसमें एरर आ चुका है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि S1 जहां पे रेफर कर रहा था, ये जो न्यू मेमोरी स्पेस की तरफ रेफर कर रहा था, अब S1 कहीं रेफर नहीं कर रहा। तो ये जो न्यू मेमोरी स्पेस की तरफ जो रेफर कर रहा था S1, अब वो नहीं करेगा। लेकिन न्यू मेमोरी स्पेस तो वैसे का वैसा ही है। हम चाहते हैं अब ये न्यू मेमोरी स्पेस जो है, जो एलोकेट हुआ था इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के कारण, उसमें फाइनलाइज मेथड का जो है प्रोसेसिंग हो, वो गार्बेज कलेक्टर उसको यूज कर ले। तो हम इसमें लिखते हैं system.gc। ऑल्दो गार्बेज कलेक्शन जो है ऑटोमेटिक होता है, इसको जावा में हम बोलते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, लेकिन हम इसको अगर रिक्वेस्ट करें गार्बेज कलेक्टर को तो हम ऑब्जर्व करके कोशिश करके देख सकते हैं फाइनलाइज मेथड कॉल होता है कि नहीं होता। तो system.gc मैंने कॉल किया। अब मैं कोशिश कर रहा हूं ऑब्जर्व करने का कि ये जो नल हो गया, कौन सा नल हो गया, ये जो न्यू स्टूडेंट को का रेफरेंस जो है खत्म हो चुका है, तो उसके लिए जो है फाइनलाइज मेथड कॉल होता है कि नहीं होता, इस बार ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो आउटपुट में देखिएगा फाइनलाइज कॉल करके आ रहा है। इसका मतलब जो फाइनलाइज मेथड है वो कॉल हुआ है। किसके लिए कॉल हुआ है? ये न्यू स्टूडेंट का रेफरेंस जो है नल हो चुका है। देखिए S1 को नल कर दिया। इससे कारण इस पर्टिकुलर न्यू स्टूडेंट के कारण जो एलोकेशन हुआ था उसको फ्री करने के लिए जो गार्बेज कलेक्टर ने प्रोसेस किया है, उसको फ्री करते वक्त इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए उसने फाइनलाइज मेथड को कॉल कर दिया, जिसके कारण ये आउटपुट हमको मिल रहा है। अब मैं S2 को भी अगर सोच लीजिए नल कर देता हूं, तो S2 को जो मिला हुआ मेमोरी स्पेस था, ये स्पेस न्यू से जो एलोकेट हुआ था मेमोरी स्पेस, इसका भी रेफरेंस जो है वो नल हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए भी गार्बेज कलेक्टर जो है वो फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा बिफोर रिलीविंग दिस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस। देखिए 2 बार कॉल हो गया, ठीक है, 2 बार कॉल हुआ है। पहला जो है इसके लिए कॉल हुआ जिसका रेफरेंस नल हो गया, दूसरा इसके लिए कॉल हुआ जिसका भी रेफरेंस नल हो गया। तो system.gc is actually requesting the garbage collector to perform the garbage collection, और जहां जहां रेफरेंसेस नल हो चुके हैं वहां जाके उस मेमोरी को फ्री करने से पहले उन स्पेसेस के लिए फाइनलाइज मेथड कॉल होता है। इसका प्रमाण हमको यहाँ पे मिल रहा है, इसका प्रूफ यहाँ पे हमको दिख रहा है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर्स एंड फाइनलाइज मेथड या गार्बेज कलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अपन ने देखा। तो होपफुली ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।
Please subscribe and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.